नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। अगर हम एक अधिकारी के रूप में उनकी बात करें तो एक अपराइट, ईमानदार और अपने करियर में हमेशा एक टास्क परफॉर्मर की तरह उन्होंने काम किया है। जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली है उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी दृढ़ता से, पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी ईमानदारी से निभाया है। और हमेशा वो एक ऐसे अधिकारी रहे हैं जो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, वो हमेशा उस मुख्यमंत्री की, उस तंत्र के, उस सिस्टम के एक अपराइट ऑफिसर के रूप में जाने जाते रहे हैं। आज हम उनके व्यक्तित्व के ढेर सारे पहलुओं को समेटते हुए बात करेंगे। रावत साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो एक आपकी यात्रा एक अधिकारी के रूप में कहाँ से शुरू हुई? विद्यार्थी जीवन में कब ये मन में विचार आया कि मुझे एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के रूप में काम करना है? एक्चुअली मैं तो एक प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा था, तो मेरा जो एम था लाइफ का वो था एक बड़े स्कूल या बड़े कॉलेज का टीचर बनना। लेकिन जब मैंने एमएससी कर लिया, पीएचडी कर रहा था और मैंने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया और उसमें मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि ये सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है और इसमें जो है काबिलियत या योग्यता की परख नहीं है। तब फिर मैंने कंपटीशन देने का सोचा और उस तरह से फिर मैं इस तरफ मुड़ा और कंपटीशन की जब शुरुआत की और एक के बाद एक में सिलेक्शन होता गया, तो मेरा विश्वास फिर से इस व्यवस्था में जमा कि ईमानदारी है, योग्यता की परख है और उसको सही जगह मिलने के लिए अपने देश में व्यवस्थाएं हैं। और उस तरह से चलते चलते एजी ऑफिस के क्लर्क का कंपटीशन, फिर पीएससी का कंपटीशन, बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर का कंपटीशन, सब होता गया सिलेक्शन। और आप क्लर्क के एग्जाम के लिए भी अपीयर हुए? आप सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने वही दिया था। जब मैं लेक्चरशिप में सिलेक्ट नहीं हुआ तो सबसे पहला मैंने अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस के क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था। उसमें जब टॉप किया, रिजल्ट निकला, तो एकदम आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं, मैं कुछ लायक हूँ। और फिर हर कंपटीशन जिसमें भी मैं बैठा, स्टेट बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, डिप्टी कलेक्ट्री के एग्ज़ाम में, फिर आईएफएस के और सबसे बाद में आईएएस के। थोड़ा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। कहाँ से, क्या एक बहुत एक साधारण परिवार से निकले आप और काफ़ी संघर्ष? मेरे एक्चुअली ग्रैंडफादर जो थे वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले के जीरोन में किसान थे। उनके 2 बेटे थे और उनकी डेथ अर्ली हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी वाइफ जो हैं वो गांव की व्यवस्था में सरवाइव नहीं करी, तो उन्होंने तुरंत माइग्रेट करके झांसी आ गए। वहाँ फिर अपने बच्चों को पढ़ाया और वहीं मेरे पिताजी जो है पढ़ के टीचर बने। मेरा जन्म वहीं हुआ जी, वहाँ से शुरुआत हुई। कब पहला एग्जाम आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा, या हमने सुना है कि भारतीय वन सेवा में पहली बार आपको सफलता मिली थी? वन सेवा का एग्ज़ाम मैंने दिया था 75 में और मैं 1 मार्च 76 में वन सेवा में ज्वाइन भी हो गया था। उसमें मेरी सेकंड पोजीशन थी, तो अच्छा लगा कि अब इस एक अच्छी नौकरी मिली है तो उसी में करना चाहिए। लेकिन उसमें मुझे हिमाचल प्रदेश कैडर अलॉट हो गया, जहाँ कोई ना कोई पेड़ जो है हमेशा फ्लावरिंग करता है और पोलन से एलर्जी होने के कारण मैंने सोचा कि अब मुश्किल है, हिमाचल में तो हमेशा पोलेंस रहते हैं। तो उस साल मैंने काफ़ी मेहनत से आईएएस का एग्ज़ाम दिया 76 में और 77 में मैं आईएएस में आया। आपके दादा एक किसान थे, पिता एक शिक्षक थे। ऐसे शिक्षक जो मूल्य आदर्श की हमेशा एक मिसाल लेकर चलते थे। एक चमक दमक भरी सेवा में आने के बाद एक युवा अधिकारी के नाते 1977 में क्या मन में आपने देखा कि इस चमक को देखकर आप कहीं थोड़ा ठिठके थे, या लगा कि नहीं, इस चमक के बीच में भी मुझे अपनी ईमानदारी, अपना कर्तव्य बोध हमेशा जागरूक रहना है, उसको लेकर सतर्क रहना है? ये भी आपने बिल्कुल सही पूछा है, क्योंकि जब इसमें आए तो मैंने कई तरह की चीज़ें देखी। इनफैक्ट ट्रेनिंग तक में हम लोगों को जो है वो फॉर्मल डिनर्स कराया जाता है, जिसमें डिफरेंट कोर्स मील, जैसे ब्रिटिश छोड़ गए हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ के मील, टोस्ट और वो सब होता है। वो सब मुझे बिल्कुल अजीब लगा कि अंग्रेज़ लोग तो चले गए, लेकिन इस तरह की अगर चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इसी तरह से फॉर्मल ड्रेसेस, मैं हमेशा इन चीज़ों को अपने से अलग करके देखता रहा। इनफैक्ट इंदौर में जब मैं कलेक्टर था और एक प्रधानमंत्री आ रहे थे तो हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप फॉर्मल ड्रेस पहने। अब जून का महीना था, बटन अप काला कोट, काली पैंट पहनना ये मुझे बिल्कुल नागवार गुजर रहा था। तो हमारे कमिश्नर, हमारे यहाँ सेक्रेटरीज, प्रोटोकॉल वाले सब वैसे ही पहन के आए, लेकिन मैंने तो अपनी हाफ शर्ट पहनी। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ऐसे गर्मी में बिल्कुल उल्लुओं की तरह नहीं दिखना चाहूँगा। अगर हमने उसको रिव्यू नहीं किया, उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं किया, तो ये गलती सिस्टम की है। अपने को रिवाइज़ करना चाहिए, अपने देश काल परिस्थिति मौसम के अनुसार अपने को चेंज करना चाहिए। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इस पर हम ज़रूर आपसे जवाब लेना चाहेंगे कि हमने ये देखा है कि आईएएस
और जो पहले की एक सेवा होती थी अंग्रेज़ों के समय की आईसीएस, वो माइंडसेट हम देखते हैं कि अभी भी नहीं बदला है। कहीं वही परंपरा, वही सख्ती, वही तेवर। आपने अभी जो उदाहरण दिया ये भी उसी का नतीजा है कि अंग्रेज़ों की तरह हमेशा आप फॉर्मल ड्रेसेस पहनिए। आप क्या हमेशा टकराते रहे? आपको लगता रहा कि आप इस सोच से कहीं, और ये सोच कहीं इस भारतीय प्रशासनिक सेवा या इस देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा को कहीं प्रभावित करती है, बाधा भी बनती है? मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उस तरह की एजुकेशन जो मैकॉले ने हमें दी या कॉन्वेंट हमें दे रहे हैं, या हमें जो आम जनता से, आम गरीब से थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, इन सब चीज़ों से हमें लगता है कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का स्वरूप है वो उतना जो एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों की सेवा करने वाला जैसा है वैसा बन नहीं पाता है। और इसीलिए मैंने शुरू से कोशिश ये की कि जो सही है उसको करूं। उसमें टकराव भी हुआ, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर अफसरों ने उसको एक्सेप्ट किया। जैसे हमारे कमिश्नर ने उस समय मुझे कहा कि तुम फॉर्मल ड्रेस पहन के नहीं आओ, मैं तुम्हारे एक्शन लूँगा, बट इट वाज इन लाइटर वेन। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई एक्शन लिया ही हो। जब उन्हें खुद लगा कि आधे घंटे बाद उनके सब कपड़े ख़राब हो गए, पसीने पसीने से लथपथ हो गए, तो उन्हें लगा कि यही आदमी सही है। इसी तरह से जैसे भू अर्जन है, हमने एनवीडीए में अभी मैं उपाध्यक्ष का काम कर रहा हूँ, मैंने देखा कि भू अर्जन जो है हमारे यहाँ कानून 1894 का चल रहा है, जो अंग्रेज़ों ने गुलामों की ज़मीन किसी भी तरह से थोड़ा सा पैसा दे के छुड़ाने के लिए बनाया, उसको हमने आज तक नहीं बदला। जबकि ज़रूरत इस बात की थी कि जब हम आज़ाद हो गए थे तो आज़ाद देश के नागरिकों के साथ किस तरह से उनकी ज़मीन, उनकी उत्पादक संपत्ति लेनी चाहिए, अगर देश को ज़रूरत है तो उसका एक नया स्वरूप होना चाहिए था। वो नहीं है कानून में, लेकिन हमने वैसा किया। एक अपर नर्मदा डैम हमारा मंजूर हुआ तो हमने उसको शुरुआत यहीं से की कि ग्राम सभा में लोगों को बताया कि भैया ये होना है, इस तरह से तुम्हारी ज़मीन जाएगी, ये तुम्हें नुकसान होगा, लेकिन हम तुम्हें उस ज़मीन के बदले में यहाँ पे ज़मीन देंगे, इस तरह से ज़मीन देंगे, ये सब करेंगे। और जब उनकी सहमति हुई तभी हमने फिर उस काम को आगे बढ़ाया, और उस तरह से जो उनने चाहा कि साहब, जैसे हम सोचते हैं अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठ के कि साहब बिल्कुल ब्लैक टॉप डामर की सड़क उनको पुनर्वास कॉलोनी में दे दो और ख़र्चा ज़्यादा कर दो। ये नहीं सोचते कि जब 2-3 साल बाद वो टूटेगी तो वो गांव वाले उसको मरम्मत भी कर पाएंगे कि नहीं, फिर तो हम नहीं होंगे वहाँ। एक चीज़ राव साहब, हम अक्सर सुनते हैं कि देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा से आने वाला अधिकारी जिसने कड़ी मेहनत करके ये पद हासिल किया है, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस देश की सेवा को हम इसका पूरा सम्मान करते हैं। हम हमेशा ये बात मानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, देश की बहुत इम्पॉर्टेंट सेवा है। लेकिन हमने ये भी सुना है, मैं फिर बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ, इस सेवा को लेकर हमारे मन में कहीं कोई असम्मान का भाव नहीं है, लेकिन हम ये सुनते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सामने मुख्य सचिव भी हाथ में तंबाकू मलकर खड़े होते थे कि साहब आपको चाहिए क्या? क्या एक आईएएस अधिकारी के लिए ऐसे क्षण होते हैं जो उसके लिए काफ़ी कठिन होते हैं, काफ़ी पीड़ा के होते हैं, कि वो किसी राजनेता के सामने ऐसी स्थिति में भी खड़ा होता है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं हम लोगों की सेवा में जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ज़्यादातर लोग ये नहीं सोचते, और मैंने तो ऐसा कभी देखा भी नहीं, ना सोचा। जो भी मुझे सही लगा वो किया, वही सलाह दी, और हर कीमत पर दी कि अगर आप मुझको बदलना चाहते हो तो तुरंत बदल दो, लेकिन मेरी सलाह यही है कि यही काम करना है, ऐसे ही करना है, यही सही है। ऐसा कोई बहुत दुविधा का क्षण आपको आता हो, आप अगर हमारे साथ बांटना चाहें उसको, जब एकदम ऐसा लगा आर पार की लड़ाई, आप चाहें तो ना राजनीतिक दल का नाम लें, ना किसी व्यक्ति का नाम लें, कुछ ऐसी बहुत कठिन घड़ी कोई आपके जीवन में आई हो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में? ऐसे मेरे सामने बहुत से क्षण आए, लेकिन एक बहुत बड़ा क्षण आया था जब मैं एक बहुत बड़े शहर में कलेक्टर था। तो उस समय एक महिला का अपहरण के बारे में बहुत आंदोलन हुआ, पूरे देश में बंद हो रहा था सब जगह कि भाई इस तरह से महिला का अपहरण हो गया, क्योंकि वो महिला एक मोनास्ट्री से संबंधित थी। और मुझे कहा गया कि 24 घंटे में उसको पकड़ के आपको उनके समाज को देना है। तो हमारे एसपी भी बहुत सक्षम थे, हम लोग भी बहुत अच्छी टीम थी, तो हम लोगों ने उसको इस तरह से व्यवस्था की कि 24 घंटे में वो हमको मिल गई, और जो अपहरण करता था वो भी मिल गया। लेकिन पता ये लगा कि वो अपनी मर्ज़ी से गई थी और वो उससे प्यार करती थी। तो हम लोगों ने, और वो एडल्ट भी थी, तो हमने उसको उन लोगों के सामने रखा। हमने कहा कि अगर ये कहती है कि आपके पास आना है तो तुरंत ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये कहती है कि हमें इसी के साथ जाना है तो फिर ये आपके साथ नहीं जाएगी, फिर वो उनके साथ ही जाएगी। और ये इंसिडेंट जो है पूरे देश की पत्रिकाओं में, अखबारों में, सब जगह छपा। जब उसको दिया गया इस तरह से मौका, तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं आपके पास आने वाली, मैं तो इसी के साथ जाने वाली हूँ। उस समय निर्णय जो था मैंने वही लिया जो कानून संविधान सम्मत था, और उसको उसके साथ भेज दिया।
तब मुझे उसी रात काफ़ी बड़ी धमकी मिली और बहुत टॉप लेवल से, इनफैक्ट राष्ट्रीय स्तर से मिली कि यंग मैन, डू यू वांट टू लूज़ योर जॉब, यू हैव टू डू इट, उसको वापस उनको दो। तो मैं उस समय बोल भी नहीं पाया, क्योंकि मेरी उस समय 9 साल की नौकरी थी, बहुत यंग था, तो घबराया भी। लेकिन फिर धीरे से मेरे को डिटर्मिनेशन आया कि संविधान और कानून के विरुद्ध जाके मैं किसी नेता के कहने से ये नहीं करूँगा। और वही मैंने अपने एसपी को जब बताया, तो एसपी भी मेरे इतने लॉयल थे कि उन्होंने तुरंत कहा कि कलेक्टर साहब, जो आपका निर्णय है वही मेरा निर्णय है। और हम लोगों ने बिल्कुल वही किया कि नहीं करना है। तो फिर सरकार झुकी और उन्होंने कहा कि आप मीडिया में मत जाने देना कि ऐसी बात हुई, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आप वही करते रहो, और जो आप कह रहे थे कि हम छोड़ देंगे या वो कर देंगे या लीव ले लेंगे, बिल्कुल मत करो, करते रहो। हमने वो किया। बिटवीन द लाइन्स ये बात है कि सच के साथ अगर आप ताकत के साथ खड़े होते हैं तो जीत आप ही की होती है। ऐसा मेरे साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन बहुत बिल्कुल ठीक हाँ, बात है। ये कई भी लोगों के अपवाद साथ भी हमको नहीं, सामने हाँ, आते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा नहीं भी होता जी। है, तो वो बेचारे सफ़र भी करते हैं, जी जी। क्योंकि फोर्सेस बड़े ख़राब भी सफ़र हैं। करने की, पीड़ा उठाने की बात आपने की, तो हमें याद आता है कि जब आप दिल्ली में थे, डिफेंस में थे, एक आप संचालक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, बाद में सेक्रेटरी भी हुए आप वहाँ पर। वहाँ हमने सुना है कि आपके ऊपर 2 बार हमले हुए। हाँ, वहाँ मैं एक बहुत ही सेंसिटिव काम देखा करता था। मैं डायरेक्टर के रूप में वहाँ देखता था हथियारों और उपकरणों की खरीदी सेनाओं के लिए। तो ये बड़ा काम है और बहुत हज़ारों करोड़ रुपए की ख़रीदारी होती थी, और उसमें मैं ही प्राइस नेगोशिएशन करता था, मैं ही उसको फाइनल करता था, फिर उसको प्रेसी बना के सक्षम स्वीकृति के लिए भेजता था। तो उसमें मुझे एक केस में ऐसे जानकारी हुई कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, लोगों का लेन देन हो रहा है। मैंने उस सबको अपने पीए को भी नहीं बताया, अपना कमरा बंद किया, अपने कंप्यूटर पर मैंने पूरा नोट टाइप किया, पूरा सब कुछ लिख दिया कि ये इस तरह से गड़बड़ी हो रही है, ये लेन देन का यहाँ हो रहा है, यहाँ गलती है, ये सब लिख दिया। और उसे मैंने सील बंद करके फ़ाइल को मैंने भेज दिया ऊपर। और उसके बाद मैं अपनी फेट चलाते हुए जब लौट रहा था, तो सोचिए उसी दिन जिस दिन मैंने ये फ़ाइल जमा की 4 साढ़े 4 बजे, उसके बाद मैं शाम को 6:30 बजे जब लौट रहा था अपने घर के लिए, तो लोधी रोड पर लाल बत्ती के कारण मैं रुका, तो पीछे से एक बहुत स्पीडिंग ट्रक आया और उसने मेरी गाड़ी को दबाया और 300-400 मीटर तक दबाते हुए ले गया, और मेरी बॉडी जो है स्टीयरिंग और सीट के बीच में दब गई, बेहोश हो गया मैं इंजरी और शॉक के कारण। और जब मैं मतलब पासर्स बाई ने मुझे निकाला, गेट तोड़ के हॉस्पिटल ले गए, 10-15 दिन में रहा। जब मैं लौट के आया तब मुझे उस कंपनी का फ़ोन आया जिसकी फ़ाइल मैंने उस समय जमा की थी। उसका फ़ोन आया कि मिस्टर रावत, व्हेन आर यू कॉलिंग मी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट? तो आई सेड व्हाट कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि मुझे तो याद था कि मैंने उस दिन जो है फ़ाइल भेज दी थी कि ये सब स्कैंडल है, इसमें बहुत घूस खाई जा रही है, इसको नहीं करना है। तो मैंने कहा हाउ डू यू से दैट आई एम कॉलिंग यू टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट? तो उसने कहा नो, आई हैव गॉट ए लेटर अंडर योर सिग्नेचर। तो मैंने कहा फैक्स करो उसको। तो उसने फैक्स किया, तो बिल्कुल मेरे ही सिग्नेचर थे। और फैक्स जब मैंने पढ़ा तब मुझे समझ में आ गया कि किसी ने फोर्जरी की है। मेरे किसी दस्तखत वाले लेटर से कुछ ऊपर टाइप किया और दोनों मिला के फ़ोटोकॉपी करके उसको फैक्स कर दिया। दलालों का जनरली यही टेंडेंसी होती है कि अगर वो पहले चिट्ठी भेज दें कि अब तुम्हारा अप्रूव हो गया और कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो उन्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कमीशन का मिल जाता है। तो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने के लिए चाल चली कि कुछ तो मिल जाए। अब बड़ी बड़ी डील होती हैं, 1000 करोड़, 1800 करोड़, उसमें अगर 1% भी कमीशन है तो आपको करोड़ों मिल रहा है। तो वो फैक्स में लैंग्वेज जब मैंने पढ़ी तो साफ दिख गया कि ये मेरी लैंग्वेज नहीं, क्योंकि मैं बड़ा ब्लंट लिखता हूँ। जब भी लिखता हूँ तो ब्लंट लिखता हूँ कि भाई, उस समय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री थे, तो मैं लिखता हूँ कि PM विदिन ब्रैकेट RM हैज़ अप्रूव्ड योर टेंडर एंड आई विल बी कॉलिंग यू टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट सून, ऐसे लिखता था। उसमें लिखा था हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड। तो मैं समझ गया फर्जी हो। मैंने तुरंत नोट आउट बनाया और डिफेंस सेक्रेटरी को दिया कि साहब ये एक्सीडेंट भी मुझे लगता है इन्हीं लोगों ने करवाया है, ताकि मैं मर जाऊँ, आऊँ नहीं, और उन लोगों को पूरा कमीशन मिल जाए। तो उस पर जांच भी हुई, काफ़ी हुआ, लेकिन फिर क्या है, समाज में बुराइयां इतनी आ गई हैं, भ्रष्टाचार जो है बढ़ा हुआ है, इस वजह से उसमें भी शायद कुछ नहीं हुआ। आपके करियर की अगर हम बात करें तो हमें याद आता है कि उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी तब एक्साइज पॉलिसी में एक बड़ा रिफॉर्म आपने किया था, काफ़ी आपने चेंजेस उसमें किए थे। वो क्या थे, और उससे हमने सुनते हैं कि राज्य कोष में भी कई 100 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। हाँ, उस समय जब उमा भारती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने पहले मुझे जल संसाधन में सचिव बनाया। उसमें मैंने 4-5 दिन काम किया तो इतनी घबराहट वहाँ हो गई कि मुझे 5 दिन में ही बदला गया। 5 दिन में ही CM ने मुझे एक्साइज कमिश्नर बना के भेज दिया।
तो मुझे लगा कि एक्साइज कमिश्नर में जाना मेरा ठीक नहीं, जब इरिगेशन में लोग मुझे सहन नहीं कर पाए 5 दिन, तो वहाँ क्या सहन करेंगे। तो मैंने खुद ही सीएम से रिक्वेस्ट की कि साहब एक्साइज कमिश्नर में आप मुझे भेज रही हैं, इसमें आपको भी कठिनाई होगी और सबको कठिनाई होगी, तो आप कैंसिल कर दीजिए और दूसरी जगह कहीं भी रख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पहली बार एक ईमानदार अधिकारी को एक्साइज कमिश्नर बनाया है, तो आप खुद लिख के दीजिए ताकि जनता को ये ना लगे कि मैं आपको वहाँ भेज नहीं पाई और मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैंने लिख के दे दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, और मैंने अखबारों में भी छपवा दिया कि साहब मैं नहीं जाना चाहता। भास्कर में बॉक्स में छप भी गया था, और फिर मैं बैठ गया क्योंकि इरिगेशन से तो मैं रिलीव हो गया था जिस दिन ऑर्डर आया था। 8 दिन जब ज्वाइनिंग टाइम ख़त्म हो गया, मेरा कैंसिल नहीं हुआ, तो मैं फिर मिलने गया उनसे, और मैंने कहा कि मैडम आपने तो कैंसिल करने का कहा था, अभी तक हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कैंसिल नहीं करूँगी, आपको तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चला जाता हूँ। तो उसी दिन शताब्दी से मैं चला गया, ज्वाइन किया। और फिर मैंने देखा कि वहाँ बहुत ही गंदगी हो गई थी, इतनी ज़्यादा ये ऑक्शन में कार्टेल्स और इस सब से, कि रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहा था। 10-15 साल से हम लोगों के मध्य प्रदेश का रेवेन्यू जो था वो 700, 600, 700, 800 करोड़ पे झूल रहा था, और जबकि इतनी प्रॉस्पेरिटी आ गई थी। तो मैंने फिर वो ऑक्शन सिस्टम को ही बदल के एक नई पॉलिसी बनाई, जिसमें मैंने ये रखा कि पूरी लाइसेंस की जो कीमत है वो एक्साइज कमिश्नर फिक्स करेगा, अखबारों में आवेदन के लिए एक नोटिस निकालेगा, और अगर एक से ज़्यादा आवेदन किसी दुकान के लिए आया तो वो लॉटरी करेंगे, और पूरी जनता के सामने कांच के बर्तन में रख के चिट डाल के लॉटरी होगी, ताकि अनसर्टेनिटी रहे। और इस पॉलिसी को लेके जब हम आए अप्रूवल के लिए, तो इनफैक्ट बहुत से लोगों ने संदेह व्यक्त किया, और कहा भी, सीएम को भी कहा कि देखिए आपने इनको ज़बरदस्ती एक्साइज कमिश्नर बनाया है, तो इनने ऐसा पलीता लगाने वाली पॉलिसी बनाई है कि पहले ही साल में 200 करोड़ का घाटा होगा। तो देन चीफ मिनिस्टर ने मुझे मेरी तरफ देखा और कहा कि आप बताओ, कम से कम 1 रुपये ज़्यादा रेवेन्यू आएगा क्या पिछले साल से? अगर 1 रुपये भी ज़्यादा रेवेन्यू लाने की आपकी पॉलिसी है तो मैं अप्रूव कर सकती हूँ। तो मैंने उन्हें अश्योर भी किया, जो रिस्क ज़रूर था, लेकिन मैंने अश्योर किया कि अगर आप अप्रूव करती हैं तो इसमें 100 करोड़ रेवेन्यू पहले साल में ही ज़्यादा आएगा। उन्होंने तुरंत कहा अप्रूव्ड, और अप्रूव हो गई, और वो लागू भी हमने की। लागू करने में बहुत अड़चनें आई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट घसीटा गया, मैं गया वहाँ, हर जगह से मैंने पॉलिसी को बचाया, और हमारे पॉलिसी लागू हो गई। और इतना बढ़िया डिस्पोजल पहले साल में ही हुआ कि पहले साल में ही रेवेन्यू जो है करीब 150 करोड़ बढ़ा, और आप सोचिए 6 साल में रेवेन्यू आज 4000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है, 800 करोड़ से बढ़ के 5 गुना हो गया है। इतनी ज़्यादा फिनोमिनल राइज जो है शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। अगर प्लान तरीके से चीज़ें सोची जाएं और बहुत मजबूती से अमल किया जाए, तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार की पॉलिसीज़ में रद्दोबदल से बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है आम जनता के हित के लिए, रेवेन्यू रेजिंग के लिए, विकास के लिए। काफ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राव साहब, 34 साल पहले एक नौजवान के रूप में आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा को चुना। 1977 और 2011 पानी बहुत बह चुका है। 1977 का वो युवा आईएएस अधिकारी 2011 के युवा आईएएस अधिकारियों के बैच में क्या फ़र्क देखता है, कितना अंतर आया है? मुझे ये लगता है कि जो अंतर आया है उसमें जो नए बच्चे आईएएस में आ रहे हैं, क्योंकि मैं उनको लेक्चर देने भी जाता हूँ यहाँ प्रशासन अकादमी में, मसूरी में, देहरादून में, तो मैं देखता हूँ कि अभी आने वाले बच्चे जो है ज़्यादा ब्राइट हैं, ज़्यादा उनको नॉलेज भी है, इंटेलिजेंट हैं, एनालिटिकल एबिलिटी भी उनकी अच्छी है, और वो काम करने की उनमें क्षमता भी ज़्यादा है। उनका एक्सपोजर भी बहुत है, इंटरनेट और इस सब की वजह से उनका एक्सपोजर भी बहुत है। और अगर वो डिटर्मिन्ड हैं, अगर उनके संस्कार अच्छे हैं, उनके परिवार से संस्कार अच्छे मिले हैं, तो वो हम लोगों से कई गुना ज़्यादा अच्छी तरह से ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं, देश को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ ख़राब चीज़ें भी देखने को मिली हैं, क्योंकि कई बार एज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो एक तो ज़्यादा एज के लोग आए, ज़्यादा जिम्मेदारियों वाले लोग आए, और उन्होंने दुनिया में बुराइयां ज़्यादा देख ली, करप्शन से ज़्यादा उनका वास्ता पड़ा, मसल और मनी और इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा वास्ता पड़ा। तो उन लोगों को मैंने देखा बहुत जल्दी संस्कारों की नींव कमज़ोर होने के कारण वो बहुत जल्दी बदले हुए भी रहे। तो ऐसे लोग जो आए हैं उनसे कुछ थोड़ा सा ये भी डर लगता है कि कहीं अपने जो इस समय की चीज़ें हैं वो हाथ से छिटक ना जाएं। तो ये भी एक दिखता है, लेकिन मुझे विश्वास लगता है कि ज़्यादा लोग अच्छे हैं तो अच्छा ही होगा। राव साहब, अक्सर हम सुनते हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ से, तंत्र की तरफ से, कभी मुख्यमंत्री की तरफ से, कभी मंत्री की तरफ से एक बहुत प्रेशर आता है। इस प्रेशर को आप किस रूप में देखते हैं? कितना जायज़ होता है या कितना गलत होता है? मैंने जो अपने पूरे 34 साल के सेवा काल में अनुभव किया है,
मैंने देखा है ज़्यादातर ये प्रेशर जो है वो सही होता है, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है राजनीतिक उसकी कई व्यवस्थाएं होती हैं। उसे हर 5 साल में इलेक्शन लड़ना पड़ता है, उसे अपने कंस्टिट्यूंसी को देखना पड़ता है, उसे अपनी छवि को संभालना पड़ता है, उसे विकास के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो उसने मैनिफेस्टो में बताए हैं उनको पूरा करना होता है, तो वो जल्दी में होता है। जबकि सिविल सर्वेंट जो है उसका स्थायित्व है कि एक बार कंपटीशन करके इंटरव्यू करके आप उसमें आ गए तो आपको फिर रिटायरमेंट तक उसमें कोई खतरा नहीं है। आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन का आपको वो सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में हम लोगों को ये चाहिए, जो मैं करता रहा हूँ, कि जब भी विकास के लिए किसी भी गरीब वर्ग के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए कोई भी अगर मांग आ रही है पॉलिटिशियन से, तो उसको दबाव ना माने हम उसको, बल्कि ये माने कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि गरीब का भला होगा, प्रदेश का भला होगा, देश का भला होगा। और उसके लिए हम जी जान से पॉलिटिशियन के साथ, पॉलिटिशियन के उद्देश्य की पूर्ति में जुट जाएं, तभी आज़ादी का जो परिणाम है वो आम जनता को मिलेगा और वो फील करेगी कि वाकई देश आज़ाद हो गया है। लेकिन अगर हम उसमें भी सोचें कि ये दबाव है और इसको हमें रोकना है, ये नहीं करने देना है, वो गलत है। हाँ, दबाव अगर इस तरह का हो कि भाई जिसमें वो वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हों या कुछ भी गलत कर रहे हों या कोई भी पैसे कमाने की बात कर रहे हों, उसको आपको अलग रखना है। उस पर दबाव में आपको कतई नहीं आना है, कोई भी अनियमितता नहीं करनी है, कोई भी इलीगैलिटी नहीं करनी है, उस पर आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए। राव साहब, सम अप करते हुए हम ये ज़रूर, जैसे कहा जाता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हम जीवन में बहुत सोचते हैं करने के लिए, ईश्वर हमें ताकत भी देता है, भाग्य प्रारब्ध सबका भी मिला जुला एक कैलकुलेशन होता है। आपकी अगर हम इच्छा की बात करें कि अब आप एक बहुत प्रॉस्परस करियर रहा है, समृद्ध करियर रहा है, इस मुकाम पर आपको क्या लगता है कि एक ताकत मिल जाती? हर आईएएस का सपना होता है कि वो जिस कैडर का है उस राज्य में मुख्य सचिव के रूप में एक जिम्मेदारी संभाले, या किसी विभाग में या कहीं परिवर्तन करना चाहता है। वो आपकी क्या ख्वाहिश जो अभी भी मन में है? ये ख्वाहिश तो है, जितने भी आईएएस अधिकारी आते हैं उनकी सबकी रहती है कि वो टॉप पर पहुँचें, दिल्ली में सचिव बने किसी मंत्रालय के, या अपने राज्य में अगर हैं तो वहाँ मुख्य सचिव बने, ताकि वो जितने सेक्टर्स का अनुभव उन्हें है या जितने सेक्टर्स को उन्हें छुआ है, उनकी जो कमियां हैं, उनकी कमजोरियां हैं, उनको वो दूर कर सकें और अपने राज्य को आगे बढ़ता हुआ देख सकें। तो ये तो उनको लगता है, जैसे मेरा बहुत बड़ा स्वप्न रहा ये कि मैं अपने स्टेट की हेल्थ सिस्टम को सुधारूँ, क्योंकि हेल्थ सिस्टम को मैंने बड़े नज़दीकी से देखा और देखा कि इसमें बहुत कमजोरियां हैं और इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। लेकिन अब वो मौका तो रहा नहीं, क्योंकि अब एक विभाग का काम संभालने की स्थिति तो रही नहीं। लेकिन अगर मुख्य सचिव बनते या अगर सचिव कहीं मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय में बनते, तो आप ये काम कर सकते। तो वैसे ही रहता है, एम्बिशन वैसा रहता है, और चूँकि लास्ट लेग ऑफ करियर में है तो मेरा भी रहा। जी, 2 बेटियां हैं आपकी, और इंसिडेंटली हम कहें कि उन्होंने आईएएस के करियर को नहीं चुना। एक अमेरिका में हैं जो एमडी कर रही हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, वो एक जानी मानी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। एक बच्ची ने, आपकी बेटी ने, एमबीए का करियर चुना। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा लगता है क्या कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरफ नहीं आई? ये लगता है, और इनफैक्ट मैंने तो बताऊंगा आपको कि मैंने कोशिश की कि दोनों इसमें आएँ, कोशिश करें, लेकिन उनने तो कोशिश भी करना उचित नहीं समझा। कारण? उनको यही लगा कि इस नौकरी में जो है ईमानदारी से रहने वाले आदमी को न तो काम करने के वो सही अवसर मिलते हैं जिसमें वो अपने एम्बिशन, अपने जो फुलफिलमेंट है वो प्राप्त कर सके, ना उतना पैसा, ना उतनी तनख्वाह मिलती है कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को वो सब चीज़ें दिलवा सके जो इस लेवल का एक आदमी किसी दूसरे प्राइवेट सेक्टर में या कहीं और दिलवा सकता है। तो इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि एग्ज़ाम दें, बैठें इसमें, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बल्कि इसके साथ साथ मेरे नज़दीकी रिश्तेदारों में बहुत ब्राइट बच्चे हैं। एक अमेरिका में एक कंपनी का ओनर है, उसको भी मैंने कोशिश की, लेकिन उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा, आपकी तरह डीटीसी की बस में दिल्ली घूमना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं तो बीएमडब्ल्यू में दिल्ली घूमूंगा। ये रहता है लोगों में। तो इन बच्चों में जो प्रिंसिपल्स थे, जो आपके भीतर थे, वो उन बच्चों ने क्या, आपकी दोनों बेटियों ने उन प्रिंसिपल्स को ग्रैस्प किया है, उनको ग्रहण किया है? उन्होंने इनको इतनी अच्छी तरह ग्रहण किया है कि उन्हें साफ लगा कि अगर आईएएस में या सिविल सर्विसेज में आएंगी तो उनकी भी ज़िंदगी बेकार होगी। इसलिए उन्होंने ईमानदारी और उसको छोड़ना उचित नहीं समझा, बल्कि उन्होंने ऐसा करियर चुना कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकें, बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें और अच्छा काम करके अपनी ज़िंदगी भी अच्छी तरह से गुजार सकें। तो अब जिसने एमडी पीडियाट्रिक्स कर लिया है, उसको आप सोचिए एमडी के दौरान ही
उसको इतनी स्कॉलरशिप मिलती थी कि जो हमारी तनख्वाह से 3 गुनी है। और इसी तरह से जो बेटी अभी हिंदुस्तान लीवर में काम कर रही है, उसको जो मेरी रिटायरमेंट पे सैलरी है, उसकी सैलरी बिगिनिंग में उससे कहीं ज़्यादा है। तो ऐसा रास्ता उन्होंने चुना। राव साहब, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली पेशकश में एक और पर्सनैलिटी के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए।